नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान जैसा कि आपको विदित है, हम अध्ययन करते हैं भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी विशेषता के बारे में, जो सर्वांगीणता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। उससे पहले हमने 4 विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें प्राचीनता के बारे में पढ़ लिया है, सहिष्णुता के बारे में पढ़ लिया है, और आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ लिया है, और अनुकूलता के बारे में पढ़ लिया। अब आगे की क्लास में हम जो सर्वांगीणता और ग्रहणशीलता को पढ़ेंगे। इस तरीके से जो भारतीय संस्कृति की मुख्य 6 विशेषताएं मानी जाती है। हालांकि अन्य भी कई विशेषता, निरंतरता है, सार्वभौमिकता है, और विशेषताएं भी भारतीय संस्कृति की मानी जाती है। लेकिन अपनी जो पाठ्य पुस्तक के अनुरूप अगर बात की जाए तो 6 विशेषताएं दी गई है, जिनका हम अध्ययन करें। 4 विशेषताओं के बाद आज हम अध्ययन करने वाले हैं जो सर्वांगीणता। सर्वांगीणता शब्द से मतलब सामान्य शब्दों में अगर आप समझने का प्रयास करो, सर्वांगीण का मतलब क्या होता है। कहते हैं ना, जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में यही कहा जाता है कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का, यानी सब तरह से, चारों तरफ से, जो चारों ओर से सर्वोत्तोन्मुखी विकास होता है उसे ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। इस विकास के तहत कौन कौन सी बातें आती है? मनुष्य का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, आत्मिक विकास भी होना चाहिए, बौद्धिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास, ये सब चीज़ें मतलब हर तरीके से मनुष्य का जो विकास होता है, चारों तरफ से जो विकास है वही सर्वांगीण विकास कहलाता है। अब भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता क्या रहती है? भारतीय संस्कृति की ये सर्वांगीणता मूल विशेषता इस वजह से रहती है, कई बार पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा, यानी जो पश्चिमी जगत के, जैसे यूरोप के जो विद्वान हैं, उन यूरोप महाद्वीप के विद्वानों, जिसमें इंग्लैंड के ले लो आप, अमेरिका के ले लो, चाहे जर्मनी के कहीं के भी हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया कि भारतीय संस्कृति में सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष है, यानी 2 पक्ष होते हैं संस्कृति के, अगर देखे जाए तो भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष। उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति में सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया गया है, सिर्फ आत्मा के विकास का ही जो उस पर अत्यधिक बल दिया गया है। ये आरोप उनके द्वारा लगाया जाता है, जो कि मिथ्या है, झूठा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में भौतिक पक्ष पे भी, जो अपना भौतिक पक्ष के विकास में भी पूरा जो जोर दिया गया है। जैसा कि ये वर्तमान समय में जो संस्कृति की भौतिक अवस्था है वह उसी का परिणाम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा। हालांकि बात की जाए तो भारतीय संस्कृति को आत्मा प्रधान, जो धर्म प्रधान है, आध्यात्मिक प्रधान माना गया, ये मूल विशेषता है, जैसा हमने पढ़ा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारतीय संस्कृति में सिर्फ आध्यात्मिकता पे ही अधिक जोर दिया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष में दोनों तरफ से संतुलन भारतीय संस्कृति में रखा गया है। तो सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता रहती है। उन 4 विशेषताओं के अलावा 5वीं विशेषता पढ़ने, उसके पश्चात जो ग्रहणशीलता है, एडॉप्टेशन है, जो ग्रहण करने से, उसे हम पढ़ेंगे। तो सर्वांगीणता की बात करते हैं तो सर्वांगीणता का यही विकास है कि हर तरीके से जो विद्यार्थी या हो दक्ष हो, ऐसे हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सर्वांगीण विकास, जैसे एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास की बात करें तो विद्यार्थी सब तरीके से दक्ष हो, सभी तरह की शिक्षा में कुशल हो। जैसे बात की जाए तो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में भी कुशल हो, बोलने में भी, वाद विवाद में भी कुशल हो, अन्य तरह की कलाओं में, चाहे नृत्य की कला हो लड़कियों के लिए, उसमें भी सक्षम हो। लड़कियां और तरह की जो किसी तरह की विशेष कलाएं, उनमें भी जो अगर विद्यार्थी सक्षम होता है, पारंगत होता है, चाहे अस्त्र शस्त्र कला चलाने की कला हो, तो इस तरीके से जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास है उसी से संबंधित अगर देखा जाए संस्कृति के भी सर्वांगीण विकास का यही अर्थ निकलता है कि सभी पक्षों का और सभी पहलुओं का विकास ही सर्वांगीण विकास कहलाता है। सर्वोत्तोन्मुखी, यानी चारों तरफ से, सर्वोत्तोन्मुखी का यहाँ अर्थ होगा चारों तरफ से, और सर्वांगीण विकास ही भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता रही है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता दृष्टिगोचर होती है, देखने को मिलती है कि भारतीय संस्कृति में सभी पक्षों का, जिस तरीके से आध्यात्मिक पक्ष, जहाँ जितने मंदिर वगैरह बने हुए, पूजा पद्धतियाँ, जितने यहाँ धार्मिक संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसी के साथ साथ तकनीकी के मामले में भी अगर बात की जाए, भौतिक क्षेत्र में तो आर्यभट्ट के द्वारा जीरो की खोज है। भारत में कई तरह की जो आयुर्विज्ञान है उसकी खोज है भारतीय संस्कृति में की गई है। और भारतीय संस्कृति में कई जो चरक जैसे विद्वान हुए, शल्य चिकित्सा उनके द्वारा की जाती है। तो ऐसी बात नहीं, भारतीय संस्कृति में जो भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष, दोनों पक्षों के विकास पे जोर दिया गया है। और सर्वांगीण विकास लौकिक और अलौकिक,
मतलब लौकिक और पारलौकिक, लौकिक को ऐहिक भी कहा जाता है और पारलौकिक जो अपने को दृष्टिगोचर और जो प्रत्यक्ष विकास होता है उसे लौकिक कहा जाता है। जो अप्रत्यक्ष यानी आत्मा का विकास है, मन का विकास है, उसे जो पारलौकिक कहा जाता है। आध्यात्म जैसे आत्मा का अध्ययन, इस तरीके से जो भारतीय संस्कृति में ये मान्यता रही है कि इस जो सृष्टि के पीछे कोई न कोई चलाने वाली कोई अलौकिक शक्ति है जिसकी खोज मनुष्य के द्वारा और ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति की खोज मनुष्य के द्वारा की जाती है, वही पारलौकिक विकास कहलाता है। तो भारतीय संस्कृति में इन दोनों पहलुओं पे जो बराबर जो देखा जाए तो बराबर है, जो दबाव दिया गया, जोर दिया गया, दोनों पक्षों के विकास पे जोर दिया गया है। दोनों पक्षों की बात करें तो दोनों पक्ष कौन कौन से होंगे? भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक। भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष मैंने आपको समझा दिया है। भौतिक पक्ष जो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति का विकास होता है, जिस तरीके से वास्तुकला है, चाहे भवनों का, बड़े बड़े भवनों का निर्माण है, किस तरह की कृषि का विकास मनुष्य के द्वारा किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, संस्कृति और भाषा लिपि का विकास किया जाता है, वह संस्कृति का भौतिक पक्ष कहलाता है। और आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो मनुष्य के द्वारा मन और आत्मा का जो विकास किया जाता है, आत्मा का जो अध्ययन किया जाता है, वो आध्यात्म विकास कहलाता है। धर्म, अपने धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में जो विकास किया जाता है, विभिन्न धर्मों के बारे में जो मनुष्य के द्वारा खोज की जाती है, वही आध्यात्मिक पक्ष कहलाता है। तो भारत की हालांकि संस्कृति धर्म प्रधान है, फिर ऐसा भी नहीं है धर्म प्रधान होते हुए कि भौतिक पक्ष के विकास पर भारतीय संस्कृति में बल नहीं दिया गया, भौतिक पक्ष के विकास पर भी बराबर बल दिया गया। अब बात करते हैं मैक्स मुलर, जो विद्वान है, मैंने बताया था आपको पहले, उन्होंने आरोप लगाया भारतीय संस्कृति पे कि भारतीय संस्कृति के लिए भौतिक जीवन एक स्वप्न भ्रांति के समान है। जैसा पाश्चात्य संस्कृति की बात करें तो वो वर्तमान में जीने में ज़्यादा खुश रहते हैं, और ये जो मृत्यु के पश्चात क्या होता है क्या नहीं होता, इस तरह के किन्हीं बंधनों से वह बंधे हुए नहीं रहते, वह मुक्त रहते। अपने जीवन में जो सुख वगैरह है या इसी की प्राप्ति के लिए वो जो अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, न कि ऐसा। हालांकि भारतीय संस्कृति में ऐसे विधान किए गए हैं कि इस जन्म में अगर आप बुरे कर्म करोगे तो उन्हें आपको अगले जन्म में जो उसके फल भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से व्यक्ति के जो नैतिक विकास के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, ताकि व्यक्ति समाज में व्यवस्था बनाए रखे और किसी तरह की अव्यवस्था न करे और अपने नैतिक मार्ग पे चलता रहे, और ताकि किसी दूसरे को भी परेशान। तो ये जो आरोप मैक्स मुलर के द्वारा लगाए गए हैं, ये तर्क संगत नहीं है, भ्रांति है, मिथ्या झूठे आरोप है, ऐसी बात नहीं। भौतिक जीवन के अलावा जो आध्यात्मिक जीवन में उस पक्ष पे, दोनों पक्षों पे जो बराबर जो बल दिया गया भारतीय वैशेषिक दर्शन है, भारत का एक दर्शन है, एक धर्म है। उसके अनुसार धर्म क्या है? धर्म वही है ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की उन्नति। ऐहिक यानी भौतिक लौकिक उन्नति और पारलौकिक यानी आध्यात्मिक, दोनों पक्षों के विकास को धर्म का, ये भारतीय संस्कृति के धर्म के अनुसार ये धर्म की परिभाषा दी गई है भारतीय संस्कृति में दर्शन के अनुसार। तो ये आरोप झूठे साबित होते हैं। इसके अलावा जो भारतीय संस्कृति में माना जाए, मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों के विकास पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बराबर बल दिया गया। उसके अलावा पाश्चात्य जगत में से बात की जाए तो सिर्फ वैज्ञानिक क्षेत्र में उन्नति उनके द्वारा की जाती है। औद्योगिकरण, चाहे तरह तरह की ट्रेनें बना ली उन्होंने, तरह तरह के जो हवाई जहाज बना, लेकिन आत्मविज्ञान के बारे में वो शून्य रहते हैं, उनका विकास बिल्कुल नहीं रहता है। और मनुष्य के बात की जाए तो आत्मिक विकास के बारे में किसी तरह की उन्नति और खोज उनके द्वारा नहीं की जाती। भारतीय संस्कृति में वही बात है, शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर बल दिया गया। शरीर का शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मन का भी विकास होना चाहिए और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। इस तरीके से तीनों पे जो बराबर, तीनों के विकास पर सामंजस्यपूर्ण यानी समानता बैठाए हुए, इसमें संतुलन बनाते हुए तीनों के विकास पर बल दिया गया। इसके अलावा भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता की विशेषता के पश्चात अगर बात की जाए सर्वांगीणता की, आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष, तो भारत में क्या व्यवस्था की गई? भारतीय संस्कृति में यह व्यवस्था की है कि मनुष्य तथा समाज के सर्वांगीण विकास के लिए 4 ही पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई और 4 ही आश्रम की व्यवस्था की गई। जो पुरुषार्थ और आश्रम के बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया होगा। 4 पुरुषार्थों की बात करें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी मनुष्य और समाज दोनों के विकास के लिए जो इन्हें की व्यवस्था की गई है, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और उसके अलावा 4 आश्रम की बात की जाए तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। अब इन
बात की जाए पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ही आश्रम की व्यवस्था की गई और इनके द्वारा जब मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर बल दिया गया, यानी लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों के विकास पर बल दिया गया है, जो मैक्स मुलर द्वारा कही बात है यहाँ झूठी साबित होती है, तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। पुरुषार्थ व आश्रम की व्यवस्था मनुष्य तथा समाज के सर्वांगीण विकास हेतु की गई है। 4 पुरुषार्थों की बात करें तो 4 पुरुषार्थ ये हो जाते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, और उसके अलावा आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों और विद्वानों के द्वारा वैदिक संस्कृति में जो सनातन संस्कृति उसमें ये व्यवस्था की गई है। इससे मनुष्य का भौतिक विकास भी होगा और आध्यात्मिक विकास भी हो, दोनों पक्षों के विकास पर बल दिया गया है, यानी मनुष्य का विकास और साथ साथ समाज का विकास है। अब बात करते हैं इनकी धर्म और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ हैं जो मनुष्य के आत्मिक विकास के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य की आत्मा का विकास होता है, धर्म और मोक्ष। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्ति का जो लक्ष्य रहता है मनुष्य का, मोक्ष प्राप्ति, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो मोक्ष की प्राप्ति करना उसका उद्देश्य रहता है। और ये इस किसके विकास को इंगित करते हैं? ये जो विकास को इंगित करते हैं मनुष्य की आत्मा के विकास को इंगित करते हैं, यानी मनुष्य की अंतरात्मा की शुद्धि और मनुष्य के द्वारा अच्छे विचार और कर्म जो विचार किए जाते हैं और अच्छे कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, ये आत्मा के विकास को इंगित करते हैं। अर्थ और काम, ये 2 पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। ये मनुष्य के शरीर व मन की उन्नति के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य के शरीर व मन की उन्नति के लिए अगर देखा जाए, अर्थ के द्वारा मनुष्य द्वारा ये जो गृहस्थ जीवन होता है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने, परिवार का पालन पोषण करने के लिए मनुष्य के द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती है और उसके द्वारा धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया जाता है। और काम, जो काम पुरुषार्थ है उसके द्वारा मनुष्य द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करते हुए और गृहस्थ जीवन में अपनी संतानोत्पत्ति के साथ आगे बढ़ा जाता है। ये मनुष्य के शरीर व मन की उन्नति और विकास के लिए दोनों पुरुषार्थ बनाए गए, अर्थ और काम। अब इसके अलावा इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए जो आश्रमों की व्यवस्था की गई है, आश्रमों की हमने बात की थी। आश्रम में ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। देखा जाए तो ब्रह्मचार्य और गृहस्थ आश्रम में धर्म अर्थ व काम, ये तीनों जो पुरुषार्थ है इनकी प्राप्ति के लिए, इन तीनों की प्राप्ति के लिए ये ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम बनाए गए हैं। अर्थ और काम की बात की जाए तो वह यहाँ पे देखने को मिलेगा। गृहस्थ आश्रम में जो मनुष्य के द्वारा आर्थिक क्रिया की जाती है और संतानोत्पत्ति की जाती है। उसके अलावा ब्रह्मचार्य और वानप्रस्थ में धर्म का जो पालन उसके द्वारा ब्रह्मचार्य में धर्म का पालन किया जाता है। अर्थ और काम है जो गृहस्थ में है। ये 2 आश्रम है जो इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति हेतु हमें वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की व्यवस्था की जाती है। इसमें मनुष्य के द्वारा गृहस्थ जीवन पूर्ण करने के पश्चात जो वनों में जो सत्य की ज्ञान की खोज के लिए निकल जाता है और अंत में संन्यास धारण कर लेता है। और इनका समय अवधि मानी जाए तो 0 से 25 तक होती है, किसकी? ब्रह्मचार्य की, और 25 से 50 तक होती है गृहस्थ की। और उसके अलावा वानप्रस्थ की बात की जाए 50 से 75 वर्ष तक ये व्यवस्था की गई। वानप्रस्थ की 75 से 100 वर्षों के लिए व्यवस्था की गई है संन्यास आश्रम की। ये मनुष्य के जीवन की जो औसत आयु 100 वर्ष मानते हुए और इनकी जो आश्रमों की व्यवस्था भारतीय संस्कृति में की गई है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने भारतीय संस्कृति की विशेषता, सर्वांगीणता के बारे में पढ़ा। सर्वांगीणता से हमारा साफ जो साधारण भाषा में ये मनुष्य के संपूर्ण विकास से संबंधित है, यानी सभी चारों तरफ का जो विकास है उससे संबंधित है, सर्वांगीणता कहलाती है। और सर्वांगीणता के तहत भारतीय संस्कृति में जो पुरुषार्थ और जो आश्रम की व्यवस्था भी की गई है, जिसके माध्यम से मनुष्य का जो संपूर्ण मनुष्य का और समाज का विकास हो सके। और जो भौतिक पक्ष है और आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास पर, चाहे उसे भौतिक पक्ष भी कह सकते हैं, उसे ऐहिक पक्ष भी कहा जा सकता है, उसे लौकिक पक्ष भी कहा जाता है, और आध्यात्मिक पारलौकिक पक्ष है, इनके विकास के लिए यानी शरीर, मन और आत्मा के विकास जो भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता रहती है। और इनके विकास पे ही भारतीय संस्कृति
में अत्यधिक बल दिया गया है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब अगली जो भारतीय संस्कृति की विशेषता है, वो जो ग्रहणशीलता, उसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करें। तो सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।